कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होगा। मैंने कहा जो एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को रिसीव हो रहा है वो उसकी सैलरी है, जो एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को रिसीव हो रहा है वो उसकी सैलरी, चाहे उसको बेसिक सैलरी के नाम से मिले, बेसिक पे के नाम से मिले, चाहे अलाउंसेस के नाम पे मिले, चाहे बोनस मिले, चाहे कमीशन मिले, चाहे उसे किसी भी नाम से अलाउंसेस मिले, चाहे किसी भी नाम से फैसिलिटीज मिले, रहने के लिए घर दे दिया, गाड़ी दे दी, वॉचमैन गार्डनर दे दिया, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सब बेनिफिट्स किसकी तरफ से मिल रहे हैं, एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को मिल रहे हैं। ये सब किसकी फॉर्म में टैक्सेबल होंगे, सैलरी की फॉर्म में। कौन से हेड में टैक्सेबल होंगे, सैलरी के हेड। इसके अलावा कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिलते हैं, ग्रेचुटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, इसकी भी कैलकुलेशन, ये भी सैलरी में इंक्लूड होते हैं। किसमें इंक्लूड होते हैं, सैलरी में इंक्लूड होते हैं। सुपर एनुएशन बेनिफिट्स, रिटायरमेंट के बेनिफिट्स, ये भी सैलरी में इंक्लूड होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है सैलरी में इंक्लूड होती है। बच्चों ये सारे टॉपिक्स, इन सब की कैलकुलेशन हमें सैलरी के चैप्टर में पढ़नी है। हम वन बाय वन इनको पढ़ेंगे। हम शुरू किससे कर रहे हैं, हम लोग शुरू कर रहे हैं रिटायरमेंट बेनिफिट। हम अभी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की जो बात कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना बच्चों। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट करता है, किसमें, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड जो है ये एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए होता है। जब एम्प्लॉय रिटायर होगा ना तो उसे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से एक साथ लमसम अमाउंट प्रोविडेंट फंड का मिलेगा। तब तक ये पैसे क्या हो रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, प्रोविडेंट फंड के पैसे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, एक सेपरेट बैंक अकाउंट, एक सेपरेट अकाउंट, दैट इज नोन एज रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अच्छा, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में ये दोनों लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, कंट्रीब्यूशन कौन करता है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो भी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है इसे हम आरपीएफ बोल देते हैं, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, टैक्सेबल इन एक्सेस ऑफ 12%। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो टैक्सेबल होता है इन एक्सेस ऑफ 12%। 12% से ज्यादा अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो टैक्सेबल होता है एज सैलरी। मतलब 12% तक उसे सैलरी में इंक्लूड नहीं करेंगे तो कितना इंक्लूड करेंगे, इन एक्सेस ऑफ 12% इंक्लूडेड इन सैलरी। अब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन बच्चों नॉट टैक्सेबल लिखने की जगह मैं लिख देता हूँ इसकी डिडक्शन मिलती है। सी, एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करता है वो उसकी डिडक्शन मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C। बच्चों इन दोनों के ही कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट मिलता है, टैक्सेबल इन एक्सेस ऑफ 9.5%। बस ये ध्यान रखना है कि दोनों के लिए सेम प्रोविजन है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दोनों ही कॉन्ट्रीब्यूशंस के ऊपर जो पैसा डिपॉजिट होता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है अप टू 9.5% कुछ भी टैक्सेबल नहीं है। तो कितना टैक्सेबल है, इन एक्सेस ऑफ 9.5% अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो बच्चों जो भी एक्सेस इंटरेस्ट होगा वो टैक्सेबल होगा, एक्सेस इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। बच्चों एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन देखो, एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में पैसा डिपॉजिट हो रहा है, डन। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है बच्चों अप टू 12% कुछ भी टैक्सेबल नहीं, इन एक्सेस ऑफ 12% फुली टैक्सेबल है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन बच्चों उसकी डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80C, जितना भी कंट्रीब्यूट करेगा उसकी डिडक्शन मिलेगी। इन दोनों के कंट्रीब्यूशन पर जो इंटरेस्ट मिलता है बच्चों अप टू 9.5% वो टैक्सेबल नहीं है। अगर आपको 9.5% से ज्यादा इंटरेस्ट पे किया जा रहा है तो जो एक्सेस इंटरेस्ट है दैट बिकम्स टैक्सेबल, डन बच्चों। अब हम क्वेश्चन पर ध्यान दे सकते हैं। बच्चों यहाँ पर जो हम रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए सैलरी लेंगे ना, अभी हमने देखा था हम 12% ऑफ सैलरी ले रहे हैं, तो हम सैलरी में तीन चीजें इंक्लूड करेंगे। जो हम रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के लिए सैलरी लेंगे उस सैलरी में हम तीन चीजों को इंक्लूड करेंगे। पहला बेसिक पे, सेकेंड वन इज डियरनेस अलाउंस। बच्चों ये अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। सॉरी, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है बच्चों, एम्प्लॉयमेंट जॉब में जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो उनका सर्विस एग्रीमेंट है उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए। या उसमें क्वेश्चन में आपको लिखा हो कंसीडर्ड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स तो भी आप इंक्लूड करो। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है दैट इट इज कंसीडर्ड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट तो भी आप इंक्लूड करोगे सैलरी में। या फिर लिखा हो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी तो भी आप इंक्लूड करो। बच्चों इसमें से कुछ भी लिखा हो सकता, समझ रहे हो, मतलब अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखा है तो भी इंक्लूड करोगे, कंसिडर्ड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट लिखा है तो भी इंक्लूड करोगे, या फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी लिखा है तो भी इंक्लूड करोगे। तो इन तीन सिचुएशंस में डीए इंक्लूड होगा, ठीक है ना। कमीशन कब इंक्लूड होगा सैलरी बच्चों, फिर बात आती है कमीशन इंक्लूड होगा या नहीं होगा। बच्चों कमीशन सिर्फ तभी इंक्लूड होगा जब वो गिवन है एज ए फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर।
टर्नओवर के ऊपर फिक्स परसेंटेज गिवन है तभी हम कमीशन को इंक्लूड करेंगे। डन। अगर कमीशन किस पर गिवन है, एज ए फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर गिवन है, तभी हम कमीशन को इंक्लूड करेंगे। तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए जो हम रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की कैलकुलेशन करेंगे, उसमें हम सैलरी में 3 चीजों को इंक्लूड करेंगे। कौन कौन सी 3 चीजों को इंक्लूड करेंगे? सबसे पहले बेसिक पे, फिर डीए एंड देन कमीशन। बच्चों डीए कौन सा लेंगे? अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और कमीशन कौन सा लेंगे? एज ए फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। बच्चों अगर क्वेश्चन में फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर के बेसिस पे नहीं लिखा हुआ तो आप उस कमीशन को इंक्लूड नहीं करोगे सैलरी में फॉर द पर्पज ऑफ आरपीएफ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अच्छा, ये तो पता चल गया कि सैलरी जो है ना, एक तो हम ग्रॉस सैलरी निकालते हैं, वो अलग है। ग्रॉस सैलरी में सब कुछ इंक्लूड हो रहा है, जितनी भी टैक्सेबल चीजें होती हैं सब ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड होती है। जो भी टैक्सेबल पार्ट होता है वो ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड हो। टैक्सेबल पोर्शन, कौन सा पोर्शन? टैक्सेबल पोर्शन, ठीक है ना, वो ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड हो। लेकिन यहाँ पर ये जो सैलरी का मीनिंग दिया हुआ है, ये सिर्फ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के लिए दिया हुआ है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। किसके लिए? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट। बिल्कुल बच्चों, अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो, देखो इधर सभी बच्चे ध्यान देंगे। बच्चों मिस्टर एक्स जो है एम्प्लॉयड है एबीसी लिमिटेड। बेसिक सैलरी कितनी मिल रही है उन्हें? 60,000 पर मंथ मिल रही है। अच्छा, अगर एक महीने की 60,000 है तो पूरे साल की कितनी हो जाएगी? इंटू 12 कर देंगे, 7,20,000। इसके अलावा डीए मिल रहा है उन्हें 10,000 पर मंथ। और इसके आगे डीए के आगे क्या लिखे? फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। मतलब इस डीए को हम आरपीएफ के लिए इंक्लूड करेंगे। जब भी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी लिखा हो, कंसीडर्ड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स लिखा हो, तो उसे आरपीएफ के लिए इंक्लूड करते हैं। इस तो क्योंकि ये फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, इसे आरपीएफ के लिए इंक्लूड करेंगे, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के लिए इंक्लूड करेंगे। अच्छा, डीए पर मंथ दिया हुआ 10,000, तो पूरे साल का कितना हो गया? 1,20,000। बच्चों बोनस भी दिया हुआ है 20,000। ये हम ग्रॉस सैलरी की कैलकुलेशन के लिए देख, ऐसे हम लोग वैसे ग्रॉस सैलरी भी निकाल, बोनस भी इंक्लूड करेंगे 20,000। अच्छा, कमीशन क्या दिया हुआ है? कमीशन दिया हुआ है बच्चों एज ए फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर मीन सेल्स, उसके ऊपर 2% दिया हुआ है। कमीशन भी इंक्लूड होगा क्योंकि एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर दिया हुआ है। कितना आ रहा है? 1 लाख। अगर हम देखें तो आप ये देखो, हमें सबसे पहले जो कंप्यूट करना होगा आरपीएफ के लिए, हमारी कैलकुलेशन किसकी हो रही है? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं। हम लोग रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की कैलकुलेशन कर रहे हैं, आरपीएफ। बच्चों इसमें सबसे पहला स्टेप होता है सैलरी निकालनी फॉर आरपीएफ, सैलरी फॉर आरपीएफ फाइंड आउट करना। 3 चीजें लेते हैं। कौन कौन सी 3 चीजें? पढ़ा था हमने ऊपर, बेसिक सैलरी देखो यहाँ पर ली भी हुई है, बेसिक सैलरी ली हुई है, डीए लिया हुआ है, कमीशन लिया हुआ। बेसिक सैलरी, डीए और कमीशन तीनों लिया हुआ। बच्चों टोटल ये आ गया, इसका 12% निकाल दिया, 1,12,800। बच्चों अप टू 12% कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता, 12% तक कुछ भी टैक्सेबल नहीं। सर वो तो ठीक है, ये मतलब ये अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा, तो सर कितना टैक्सेबल होगा? बच्चों एक चीज यहाँ पर देखना है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? एम्प्लॉयर एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना कर रहा है? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में। अच्छा क्वेश्चन में देखते हैं ना, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग 11,000 पर मंथ टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? 11,000 पे पर मंथ। बच्चों यहाँ देखो, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अगर एक महीने का 11,000 है तो पूरे साल का कितना हो जाएगा? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एक महीने का 11,000 है तो पूरे साल का कितना हो गया बच्चों? 1,32,000। 1,32,000। बिल्कुल। और 12% कितना आ रहा है? सैलरी का 12%, तो 12% से एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन। 1,12,000। बिल्कुल, 12% से एक्सेस कंट्रीब्यूशन कितना है? माइनस कर देंगे इन दोनों को, जो एक्चुअल में रिसीव हुआ, जो एक्चुअल में एम्प्लॉयर ने पे किया, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, और 12% ऑफ सैलरी माइनस कर देंगे, तो टैक्सेबल कितना आ जाएगा? 19,200। ठीक है, तो हमें निकालना होता है टैक्सेबल आरपीएफ, और वो क्या होगा? वो होगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, वो भी कितना? इन एक्सेस ऑफ 12%, 12% से जो भी ऊपर है। ठीक है ना, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% कितना आ गया? 19,200। बच्चों कैसे निकाला? किसी को भी डाउट है? बच्चों ये तो बात की कंट्रीब्यूशन, ये हमने किसकी बात की? कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अगर थोड़ा सिंपल तरीके से और थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें कि भाई आपको कोई डाउट ना हो, देखो इधर सबसे पहले ना हम एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन देख, हम क्या करते हैं? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि भाई वो कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है टू आरपीएफ। ठीक है, हम सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। ठीक है, उसे लिख लेते हैं, फिर हम इसमें से लेस कर देते हैं। क्या लेस कर देते हैं? 12% ऑफ सैलरी। ठीक है, वो माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाता है? एक्सेस कंट्रीब्यूशन। बच्चों जो एक्सेस आता है इन एक्सेस ऑफ 12% आता है, वो क्या हो जाता है?
टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है ना, जो भी एक्सेस आएगा वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। बस इस बात का ध्यान। हमने यहाँ पर भी किया भाई, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, कितना है, 1,32,000 है। फिर हमने 12% ऑफ सैलरी निकाल दिया, फिर हमने इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, कितना आ गया, एक्सेस कितना आ गया, 19,200, वो टैक्सेबल हो गया एज सैलरी। डन बच्चों। देखो, लेकिन इसके लिए आपको एक चीज फाइंड आउट करनी होती है। 12% ऑफ सैलरी, जो सैलरी लेंगे ना, इस सैलरी में 3 चीजें लेते हैं, बेसिक सैलरी, डीए और कमीशन। इसके अलावा कुछ भी नहीं लेते। ये बच्चों कुछ पूछना है? 12% ऑफ सैलरी जो लेंगे ना, बेसिक सैलरी, डीए, कमीशन, सिर्फ 3 चीजें लेते हैं। यस, हाँ जी बोलो, आगे पहुंच गए। इंटरेस्ट अभी मैंने समझाया नहीं है, देखते हैं बच्चों। ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंटरेस्ट का देखते हैं। इसको हटा रहा हूं मैं। अब देखते हैं क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन में क्या लिखा है। फिर लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट ऑफ ₹1 लाख वॉज क्रेडिटेड टू आरपीएफ एट द रेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट जो मिला 10% पर एनम मिला। बच्चों बहुत इजी है। अगर 10% आपका कितना है, 1 लाख है, ठीक है, तो 0.5% कितना होगा, निकालना। कितना होगा सर, ये 0.5 क्यों लिया? बच्चों ध्यान देना, हमने क्या पढ़ा है, रूल क्या है, रूल ये है, इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ 9.5%, और एक्चुअल में इंटरेस्ट कितना है, 10%। ठीक है, एक्सेस ऑफ 9.5%, एक्सेस ऑफ 9.5%, तो 9.5% से ज्यादा कितना है, एक्सेस कितना हुआ, 0.5। ठीक है, 5,000 आ रहा ये आ जाएगा कितना, 1 लाख डिवाइडेड बाई 10% इंटू 0.5%, इट विल बिकम 5,000।